हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू ब्रोज एंड विश्वास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत बात किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है, सीक्वेंस, पैटर्न, इन सब के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। एक तो पहला हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। दूसरा क्या करने जा रहे हैं? दूसरा हम लोग जनरल टर्म्स ऑफ एपी देखने वाले हैं, ठीक है। स्लो बिल्डअप करेंगे लेकिन कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप पिछला वीडियो देखिए। उससे क्या होगा? उससे आप लोगों को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर 7-8 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और सब लोग पेपर पेन लेके बैठना, फिर ताकि अब जब बाद में दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी समझने में चीजों को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स का लिस्ट है। कैसे नंबर्स का लिस्ट है? ऐसे नंबर्स का लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड number to its preceding term except the first term, ठीक है। ये क्यों लिखा है मैंने ब्लैक अलग पेन से, ये बताता हूं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये डेफिनेशन है, खत्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा है? क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें हर एक टर्म अपने पिछले टर्म से ऑब्टेन होगा एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद, ठीक है। जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जो पिछले वीडियो में लिया था, रीना के सैलरी का एग्जांपल। तो उसमें क्या था कि 8,000 रुपए उसकी हर सैलरी थी, मंथली सैलरी थी, ठीक है। और हर साल 500 रुपए बढ़ रहा था, ठीक है। ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि फर्स्ट टर्म हमको नहीं पता कि कैसे ऑब्टेन होगा, ठीक है। हमको ये पता है कि रीना की सैलरी बढ़ने का पैटर्न क्या है, लेकिन उसको जो शुरुआती सैलरी मिल रही है वो कैसे 8,000 रुपए कैसे आए, ये हमको नहीं पता है, ठीक है। और हमको उससे मतलब भी नहीं है कोई हमारी इस पढ़ाई में, ठीक है। तो ये मतलब समझ आया, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमको जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म कैसे आए वो पता हो, लेकिन अगला कैसे टर्म आएगा, अगर बाकी सारे फर्स्ट टर्म n इज इक्वल टू 1, देखो n इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 2 कहने का मतलब सेकेंड टर्म। तो 9,000 के लिए n इज इक्वल टू कितना होगा? n इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। इसके लिए कितना होगा? n इज इक्वल टू 4। 10,000 के लिए n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमको n इज इक्वल टू 1 की कहानी नहीं पता, लेकिन n इज इक्वल टू 2 पता है, 3 पता है, 4 पता है। कैसे पता है? हम लोगों को ये पता है कि पिछले टर्म से ऑब्टेन होगा एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद। इस फिक्स नंबर की भी बात कर लेते हैं कि ये फिक्स नंबर क्या है, ठीक है। इस फिक्स नंबर को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय डी, यूजुअली डिनोटेड बाय डी, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये हो गई डिफिनीशन। अब आते हैं जनरल टर्म पे। जनरल टर्म पे, ठीक है। जनरल टर्म, किसी भी एपी का जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 था हम लोगों के पास, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 यानी a1। चलो a1 मतलब n इज इक्वल टू 1th टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। ये कितना है? 8,000, ठीक है। a2 मतलब सेकेंड टर्म, n इज इक्वल टू 2th टर्म। ये कितना है? 8,500। कैसे आया? a1 से आया। a1 से कैसे आया? 500 जोड़ने के बाद, ठीक है। आओ, थर्ड टर्म a3 मतलब n इज इक्वल टू 3। ये कैसे आया? a2 में 500 जोड़ने के बाद, मतलब
और ये कैसे आया था, ये A2, A1 में 500 जोड़ने के बाद। ठीक है, यहां पर मैं पहले लिख देता हूं A1 प्लस 500। ठीक है, ये क्या हो गया, A1 प्लस 2 इंटू 500। ठीक है, A4 पे आओ जल्दी से, बताओ क्या होगा A4 कैसे, A4 को तोड़ो A1 और 500 के टर्म में। तो A4 कितना है हम लोगों का, A4 मतलब n इज इक्वल टू 4 कितना है, कैसे आया था, A3 से आया था 500 जोड़ने के बाद। ठीक है, A3 कैसे आया था, A2 से आया था 500 जोड़ने के बाद। A2 कैसे आया था, A1 से आया था 500 जोड़ने के बाद, है ना। तो यानी A1 प्लस 3 इंटू 500। अच्छा, एक पैटर्न तो दिखाई दे रहा है मुझे इसमें और इसमें। अच्छा, इसके लिए क्या था, n इज इक्वल टू 1, इसके लिए क्या था, n इज इक्वल टू 2, इसके लिए क्या था, n इज इक्वल टू 3, इसके लिए क्या था, n इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहां पर 500 की जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 इंटू 500, तब चीजें और आसानी से दिखाई देने, और अच्छे से दिखाई देने लग रही हैं। ठीक है, 500 क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो 500 की जगह हम लोग d लिख देंगे, यानी A1, ठीक है, A1 प्लस d, ठीक है, A1 प्लस 2d, 500 की जगह d रखो, A1 प्लस 3d। ठीक है ना, देखो यहां से, ठीक है, A1 प्लस 4d बढ़ रहा है, देखो d 2d 3d 4d, A1 प्लस 5d, ऐसे चलते जाओ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म मिलता जाएगा। यानी जनरल फॉर्म क्या है, ये है जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया कैसे, ये जनरल फॉर्म कैसे आया, A1 निकाले थे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझा, A1 निकाले थे, फिर A2 आए, A2 देखे A1 से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें एक बार d प्लस करने पर, ठीक है, 500 इज इक्वल टू d हो गया। अब यहां पर ध्यान से पेपर पेन लेके बैठो, मैं बता रहा हूं बार बार। फिर A3 कैसे आया था, A3 आया था A2 में d ऐड करने के बाद, और A2 कैसे आया था, A2 आया था A1 में d ऐड करने के बाद। ठीक है, A1 प्लस 500 ही d है, तो A3 कैसे आया, A3 में A1 और 2 बार d ऐड करने के बाद, ठीक है, 2 इंटू d ऐड करने के बाद A3 में, A3 कैसे आया, A1 प्लस 2 इंटू d, A4 कैसे आया, A1 प्लस 3 इंटू d। ठीक है, अच्छा, मतलब इस तरीके से अगर मैं करता जाऊं तो मुझे A5 A6 A7 सब मिलता चला जाएगा। तो जनरल फॉर्म यही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मतलब ये भी खत्म हो गया। ठीक है, आओ एक चीज और डिस्कस करनी है हम लोगों को, डी को, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, तब तक कॉमन डिफरेंस पे बात करेंगे हम लोग अभी। कॉमन डिफरेंस जिसको जनरली डिनोट कराया जाता है स्मॉल डी से। ठीक है, वही पुराना सीरीज हम लोग फिर से लेते हैं, ये वाला, सॉरी सीक्वेंस लेते हैं फिर से। जब तक इसमें से सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तब तक इस सीरीज को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये सीक्वेंस दे रखा है, मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इतना आसान है मुझे इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालना कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, मुझे ये पता है कि ये जो टर्म है इसमें से ऑब्टेन हुआ है 8500, मुझे 8000 से ऑब्टेन हुआ है, इसमें कुछ जोड़ के, तो जो जोड़ा हुआ है, ठीक है,
मतलब 8000 प्लस डी इज इक्वल्स टू इतना है। इसका मतलब कि है ना, अच्छा 9000 भी मेरा जो है कि इससे 8500 से आया हुआ है। यानी d इज इक्वल टू यहां से देखो तो क्या है a2 माइनस a1, ठीक है, और यहां पर a3 माइनस a2, कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है। और अगर मैं निकालूं तो d इज इक्वल टू और भी लिखा जा सकता है a4 माइनस a3, है ना, ठीक है। अच्छा और भी लिखा जा सकता है a5 माइनस a4। तो क्या एक कुछ समझ में आ रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है मुझे। अच्छा तो यहां पर जो है a के साथ a के सब्सक्रिप्ट में जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे a5 मुझे किस में से घटा रहा हूं, a6 में से घटा रहा हूं, ठीक है। और नीचे आते हैं, सपोज इसमें 100 टर्म है, तब d कैसे निकालूंगा, a99 मुझे a99 को घटा दूंगा a100 में से, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं तो तब भी सेंस बन रहा है इस बात का, d कैसे निकलेगा, है ना। यानी कि अगर मुझे kth टर्म पता है, kth टर्म पता है और मुझे k प्लस 1th टर्म पता है, तो मैं आराम से निकाल लूंगा d। कैसे निकाल लूंगा, ऐसे निकाल लूंगा। मतलब अगर मुझे दो सक्सेसिव टर्म पता है, ठीक है, दो लगातार टर्म पता है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं डी को, ठीक है। इसका कहने का यही मतलब है कि दो सक्सेसिव टर्म्स को, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर मुझे पता चल जाए तो मैं निकाल लूंगा आराम से क्या डी है। इसका इस पूरे ये जो इतना अजीब सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका बस इतना ही मतलब है कि अगर मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता चल जाए सीक्वेंस में, अरिथमेटिक सीक्वेंस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पता चल जाए तो मेरा डी आराम से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, k प्लस 1th टर्म में से मैं kth टर्म को माइनस कर दूंगा तो मुझे d पता चल जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, कोई बहुत उसमें ऐसा नहीं है कि जो नहीं समझने वाली चीज है। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, ठीक है। जैसे अगर मैं ये जो मेरे पास सीरीज है, ठीक है, अगर मैंने इतने पे ही रोक दिया है, सॉरी ये मेरे पास अगर ये प्रोग्रेशन है, अगर मैंने इसको इतने पे ही रोक दिया है n इज इक्वल टू 5 पे, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है। तो ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। और अगर इसी के आगे मैं इसको डॉट डॉट लगा के कंटिन्यू कर देता, ठीक है, इसमें से मुझे जितने मर्जी उतने टर्म मिल जाए, तब ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया जितना थ्योरी करना था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसे। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3/2 1/2 -1/2 -3/2। इसके लिए पता करना है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म है इसका, फर्स्ट टर्म यानी a1 इज इक्वल टू क्या है 3/2, और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, या तो कैसे निकल जाएगा 1/2 में से 3/2 को घटा दो, कितना आ रहा है -1, ठीक है, या फिर
मैंने कहा था ना कि d इज इक्वल टू क्या होता है, ए के प्लस 1 माइनस ए के। तो कोई सा भी टर्म, कोई भी दो लगातार टर्म ले लो, -1/2 और 1/2 लेना है ले लो। उस केस में क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 कितना हो गया, -1। तुम्हारा मन था इसको लेने का, इन दोनों को लेने का, -3/2 और -1/2 को लेने का, उसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -3/2 -1/2 -3/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, -1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डी को और A1 को बताने के लिए इसको लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। और ये क्वेश्चन साथ साथ में करते रहो ताकि बहुत आराम लगेगा अगर जब खुद से करने बैठोगे तो। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का, फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर्म एन एपी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग numbers form an AP if they form right next two terms। ये भी आसान क्वेश्चन है। तो पहला है देखो, 4 10 16 22 सॉल्व करो इसको जल्दी से। 1 -1 -3 -5 थर्ड, इसको भी सॉल्व करो जल्दी से। -2 2 -2 2 -2। ठीक है, फोर्थ 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो सॉल्व किए? नहीं किए तो वीडियो पॉज करो और अभी करो। तो अच्छा ये देखो 4 10 16 22, मैं सिर्फ इतने तक मैं चेक करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतने तक मैं चेक करूंगा और इतने तक में ही अगर मेरा एपी प्रूव हो जाता है ना, तो मतलब डॉट डॉट लगाने का मतलब है कि बाकी भी एपी ही रहेगा। डॉट डॉट लगाने का यही मतलब है कि अगर मैं इतने तक में निकाल लूं कि ये एपी है कि नहीं, तो ये पूरा जो सीक्वेंस है वो एपी रहेगा। देख लेते हैं, 10 4 में से 10 हो रहा है, कितना डिफरेंस है, 6 का। इसमें कितना डिफरेंस है, 6 का। इसमें कितना डिफरेंस है, 6 का। तो डी कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये हम लोगों का एपी है। ठीक है, और कहा है कि अगर ये एपी है तो दो टर्म और बताओ। बहुत आसान है यार, 22 में 6 और जोड़ो 28, 28 में 6 और जोड़ो 34, ये आंसर हो गया। अच्छा 1 -1 -3 -5, अच्छा इसमें कितना जोड़े हैं जो आया है, -1 -2 जोड़े हैं, इसमें फिर से -2 जोड़े हैं, फिर से -2 जोड़े हैं, यानी डिफरेंस कॉमन है ना। हाँ, तो मतलब ये भी एपी है। तो अगला दो टर्म और फिर से -5 में -2 जोड़ दो, इसका अगला टर्म -7 में -2 जोड़ दो, -9। ये एपी है क्या, देख लेते हैं। इसमें क्या जोड़ेंगे, जो ये आएगा +2 आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों का +2 आएगा। अच्छा इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 में जो -2 आएगा, -4 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। अच्छा ये तो मुझे यार इसी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं है। नो, दिस इज दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। अगला देखते हैं। अच्छा इसमें 0 जोड़ो तो 1 आएगा, इसमें 0 जोड़ो तो 1 आएगा, इसमें 1 जोड़ो तो 2 आएगा। अच्छा यहीं मुझे एक्सेप्शन मिल गया, तो ये भी एपी नहीं है। समझ में आया ये क्वेश्चन, खुद से किए थे। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसे तब तक। क्वेश्चन साथ में करते रहो भाई, क्वेश्चन साथ में करते रहो। जहां सिर्फ सॉल्यूशन देख नहीं आ रहा है तभी वीडियो देखना,
नहीं आ रहा है तभी वीडियो, और अगर कर लिए हो पहले एक बार तब देख के वेरीफाई कर लो, ठीक है? नहीं तो फिर ये स्पून फीडिंग हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसको करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने किया एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 2 किया है। इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा पूरा सॉल्व कर जाओ, बहुत आसान है। अभी सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है? मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है? एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसके 5th पार्ट पे 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 और अच्छा बताओ, ये एपी है, ये वाला एपी है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? मैं बता दे रहा हूं सोर्स कहां है क्वेश्चन का। तो ये मुझे ऑब्टेन करना है 3 में से, प्रॉपर करते हैं। इसको मैं कह देता हूं A1, इसको मैं कह देता हूं A2, ये है A3 और ये है A4। तो पता करने के लिए तो क्या करेंगे, चलो पहले D1 निकालते हैं। D1 कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 कितना है? 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, कितना आंसर आया? रूट 2। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, कितना आया? कितना है A3? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, खोलो इसको, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कट गया, ये कितना है? रूट 2 माइनस रूट 2। अच्छा, तो यहां से क्या आ रहा है? D1 इज इक्वल टू D2 आ रहा है, ठीक है? D3 निकालते हैं। D3 कैसे निकलेगा? A4 माइनस A3 करके निकलेगा। A4 कितना है? 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है, माइनस A3 कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2, कितना आया? 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, D3। तो यानी D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 आया। यानी इतना जो है, इतने नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों के एपी बना रहे हैं, ठीक है? इतने नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों के एपी बना रहे हैं, इसके आगे डॉट डॉट लगा दो, आगे भी एपी बनाएंगे। तो बताओ इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, ठीक है? इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? इस केस में D इज इक्वल टू हो गया हम लोगों का रूट 2। अगला 2-3 टर्म बताओ मुझे जल्दी से, जोड़ के बताओ। इसमें A4 में रूट 2 और जोड़ो, ठीक है? तो A5 कितना होगा इस केस में? 3 प्लस 4 रूट 2। A6 क्या होगा? A5 में रूट 2 फिर से जोड़ दो, A6 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। ये देखते हैं इसमें D1 निकालते हैं, कितना आ रहा है? ये हो गया A1 A2 A3 A4। जरूरी नहीं है कि ये AP हो, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। A2 माइनस A1 कितना है? 0.22 माइनस 0.2, कितना आएगा आंसर? 0.02। D2 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 0.222 माइनस कितना आएगा? यार ये तो D1 इज इक्वल टू D2 ही नहीं आ रहा, आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये AP है क्या? नहीं। बस खत्म। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? इसी में क्वेश्चन 4 का 10वां पार्ट,
a 2a 3a 4a, ठीक है, डॉट डॉट। ये तो मुझे दिख रहा है कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करो, ये कितना आएगा a, इसमें कितना 2a में कितना जोड़ोगे 3a आएगा, फिर से a, 3a में कितना जोड़ोगे कि 4a आएगा, फिर से a। यानी कॉमन डिफरेंस हम लोगों का है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू a। तो आगे के 3-4 टर्म बताओ मुझे जल्दी से। 4a प्लस a 5a, ठीक है, इसके आगे का 5a प्लस a 6a, उसके आगे का 6a प्लस a इज इक्वल टू 7a, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, इसको मिटाता हूं मैं। यह है क्वेश्चन 4, 11th और 12th, 13, 14, 15। तो 11th क्या है, a स्क्वायर a क्यूब, 12th √2 √8 √18 √32। सॉल्व करते रहो जब तक मैं नोट कर रहा हूं इसको। ये देखते हैं, ये है क्या, d1 निकालते हैं। d1 कैसे निकलेगा, a स्क्वायर माइनस a करके, पता नहीं क्या आएगा, ये हमको नहीं पता, ऐसे छोड़ देते हैं। d2 इज इक्वल टू कितना है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अब ये भी पता नहीं क्या आएगा, छोड़ देते हैं, a की तो वैल्यू दे रखी नहीं है, a4 माइनस a क्यूब, ठीक है। तो क्या इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3? क्या ऐसा हो सकता है क्या? इस केस में हो तो सकता है यार, अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए तब हो सकता है, a इज इक्वल टू 0 हो जाए तब हो सकता है, लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली दे नहीं रखा हुआ है, तो हम लोग कुछ श्योर नहीं बता सकते कि ये d1 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 हो सकता है कि नहीं। तो इसको कह देंगे हम लोग कि नो, नॉट एन AP, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट करना हो, क्वेश्चन में ट्विस्ट करना हो तो मैं इसके आगे लिख सकता हूं वेयर a इज इक्वल टू 1 और 0, उस केस में हो जाएगा, उस केस में AP हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, √2 √8 √18 √32। देख के तो लग नहीं रहा कि ये AP है, देख के लग रहा है क्या ये AP है, नहीं लग रहा, लेकिन चलो थोड़ा एनालिसिस करते हैं इसका। √2 √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और सिंप्लीफाई करते हैं, √2, ठीक है। ये क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू √2, 2 का स्क्वायर इंटू 2, ये क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 2, ये क्या है, इन दोनों को साथ में ले लो 4 हो गया, और इन दोनों को साथ में ले लो 4 हो गया, ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर इंटू 2। अच्छा
कुछ कुछ समझ में आ रहा है, 9th में जो रेडिकल पढ़ा था हम लोगों ने, उससे समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ हो सकता है इसका। √2 स्क्वायर, ठीक है, इसको कर लो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया ये कैसे लिखा गया है? रूल होता है ये। अब एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ना समझ में आया तो इसको देखो ऐसे लिख लो, 2 का स्क्वायर 1/2, तो ये कट जाता है, ठीक है, पता है ना। 3 का स्क्वायर 1/2, तो ये कट जाता है, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेते हैं सब, √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब यार ये एपी जैसा तो दिखने लगा, तो डी क्या है इस केस में, डी कितना है, एपी जैसा ये दिख रहा है कि नहीं। सब इसमें से इसको घटा के देखो √2, इसमें से इसको घटा के देखो √2, इसमें से इसको घटा के देखो √2, तो ये एपी तो है। तो डी कितना है इस केस में, डी √2 है। तो आगे 3-4 टर्म और निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 4√2 में √2 ऐड कर दो, 5√2, ठीक है, 5√2, 6√2, 7√2, ठीक है। कोई और पूछे, अगर ये नहीं लेना है हमको, 5 अंदर लेते चले जाओ, 50 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर 36, 72 हो जाएगा ये, ऐसे करते करते चले जाना। तो ये एपी है, यस, ये एपी है क्या, ये एपी है क्या, देख लेते हैं। √3 है, √6 है, ठीक है, √9 है, √12 है, ये रहा √3, √6, ये रहा 3, ये रहा, इसको जब करोगे ना 12, तो 12 आएगा 2√3। तो माइनस करके देखो, 2√3 -3, ठीक है, ये निकाल के देखना, और √6 -√3 ये निकाल के देखना। और ये देखने से लग रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, जब दोनों बराबर नहीं है तो ये एपी भी नहीं है, तो नो। ये है क्या एपी, निकाल के देख लेंगे, निकाल के देख लेंगे, इसको मिटाता हूं मैं फिर। कितना है ये, 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, ठीक है। 1, 9, 25, 49, माइनस करो, इसको माइनस करो, कितना आया 8, इसको माइनस करो, कितना आया 16। या तो यही डिफरेंस दिख गया, तो नो, नॉट एन एपी। ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। अभी तो देख के आ रहे हैं कि एपी नहीं है, लेकिन नहीं, चौकन्ना रहो, थोड़ा चौकन्ना रहो इस सवाल में। 1 कितना, 25, 49, 73, माइनस करो 24, इसको माइनस करो 24, इसको माइनस करो, ये भी 24, तो हाँ ये एपी है, ठीक है। इसके 3-4 टर्म और बताओ मुझे, ठीक है। 73 में प्लस करो 24 को, कितना आ रहा है 7, 97, तो 97 में फिर से 24 को प्लस करो, कितना आया 121। समझ में आया, ये एपी है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, अब आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन आने वाला है, आर एस अग्रवाल और बोर्ड का क्वेश्चन आने वाला है, वीडियो देखते रहो।